थे ना। हाँ यही था, देखो 100 ट्रांसमिशन लाइन। यही था 100 ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर सीरीज इम्पिडेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारा, सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट, यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पर रिसीविंग एंड आई, ठीक है। यही था। जेड इजकल टू कितना मान के चल रहे थे बताओ, आर प्लस जे ओमेगा एल। ओमेगा इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस कितना है हमारा, एक्स इजकल टू ओमेगा एल। क्या क्या मिला था हमारा, ए इजकल टू डी इजकल टू 1 मिला था, और बी इजकल टू कितना आया था, जेड, और सी इजकल टू कितना आया था, जी, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं हम लोग। कितना मिलेगा वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग को, बताओ कितना मिलेगा वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या था, VS बाई ए माइनस VR बाई VR, परसेंटेज के लिए यही था ना जनरल वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, याद कीजिए। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन किस केस में मिल जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा, ए का वैल्यू 1 रखो, तो VS माइनस VR बाई VS, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई VR ना, तो ये होगा हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। किस केस में मिला है, ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1 पुट किए ना, ए का वैल्यू 1 किस केस में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में है, तो ए आता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में ये वाला हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। पवन, ए का वैल्यू 1 पुट कर दिए, ए का वैल्यू 1 शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में है, तो ये वाला वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में, VS माइनस VR बाई VR। कल से हम लोग एग्जैक्ट अपना टाइम रखेंगे 10 से 12, और फिर 12:30 से 2:30 बजे तक या 2:15 बजे तक, ठीक है। ये टाइम हम लोगों का लगभग 4 घंटे का क्लास हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद तुम लोग का GS 2 घंटे का होता है, 1 से 3 भी कर दिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 1 से 3 कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 से 3 ये टाइम फिक्स कर देंगे कल से। तो ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग ऐसे समझो, लिख लिए, हेडलाइन दो, हेडलाइन दो आप लोग, एनालिसिस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ये वोल्टेज रेगुलेशन का छोटा सा फॉर्मूला तो देख लिए ना हम लोग। अब जरा इसी में बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, और इस एनालिसिस से बहुत क्वेश्चन आता है। अभी भी हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ही पढ़ रहे हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ही वोल्टेज रेगुलेशन का एनालिसिस हम लोग को करना है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सर्किट है, ये है सर्किट,
ये सेंडिंग एंड, इधर है रिसीविंग एंड। लोड कहां पर लगा होगा हमारा? रिसीविंग एंड पर लोड लगा होगा। लोड कहीं यहां पर कनेक्टेड होगा कुछ ऐसे, ये लोड है। इस तरह से यहां पर एक लोड कनेक्टेड है। लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज दिख रहा है? VR दिख रहा है नहीं? तो ये है लोड। अब देखो, वोल्टेज रेगुलेशन का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले तो यहां पर आप इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिखो तो क्या मिलेगा हम लोगों को? कल लिखे थे ना इक्वेशन, KVL लगा दो तो क्या मिलेगा? VS इजकल टू VR प्लस IR इंटू Z, या फिर VR प्लस IR, Z का मतलब कितना है? R प्लस JX, इतना लिख सकते हैं। और IS इजकल टू क्या है हमारे पास? IR। IS इजकल टू क्या है? IR। ठीक है, तो यहां पर जो वोल्टेज रेगुलेशन का एनालिसिस करेंगे हम लोग, ये अलग अलग पावर फैक्टर पर करेंगे। तो दो पावर फैक्टर कंसीडर करेंगे। एक केस में मान लेंगे कि लोड का पावर फैक्टर लैगिंग है, और दूसरे केस में मान लेंगे कि लोड का पावर फैक्टर क्या हमारा? लीडिंग है। ठीक है, तो यहां पर केस 1 यहां पर लिखो ऐसे, अच्छा ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो केस 1 एट लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब देखो, अगर ट्रांसमिशन लाइन में लिखा है कि ए पावर फैक्टर है, सुनो ध्यान से, ट्रांसमिशन लाइन में अगर कहीं पर लिखा है कि पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग, तो किसका पावर फैक्टर समझोगे? ट्रांसमिशन लाइन का समझोगे या ट्रांसमिशन लाइन से जो लोड कनेक्टेड है उसका पावर फैक्टर आप समझोगे? जैसे यहां पर लिखा है एट लैगिंग पावर फैक्टर, तो दिमाग में आएगा कि पावर फैक्टर किसका है? ट्रांसमिशन लाइन का है या फिर लोड का है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, जो पावर लोड को देता है। किसको देता है? पावर लोड को देता है। तो जो डिवाइस पावर लोड को देता है वहां पर पावर फैक्टर का मतलब होता है लोड पावर फैक्टर। वहां पर क्या मतलब होता है? लोड पावर फैक्टर। जैसे सिंक्रोनस जनरेटर है, अगर उसमें कोई कहे लैगिंग पावर फैक्टर है, तो इसका मतलब वो पावर फैक्टर किसका है? लोड का, क्योंकि जनरेटर पावर किसको देता है? लोड को, इसलिए वहां पर पावर फैक्टर किसका हो गया? लोड का। अगर कोई कहे सिंक्रोनस मोटर का लैगिंग पावर फैक्टर है, तो वहां पर पावर फैक्टर किसका होगा? नहीं, मोटर का। मोटर खुद लोड है। बहुत बढ़िया, मोटर क्या है? खुद ही एक इलेक्ट्रिकल लोड है। अब मोटर मान लो कि कुर्सी घुमा रहा, तो कुर्सी लोड हो गया, तो कुर्सी का कोई पावर फैक्टर होगा क्या? नहीं। तो मोटर के केस में मोटर का पावर फैक्टर, बट ट्रांसमिशन लाइन और जनरेटर के केस में हम लोग जब भी पावर फैक्टर की बात करेंगे तो पावर फैक्टर किसकी बात करेंगे? लोड का पावर फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो एक लैगिंग पावर फैक्टर मतलब लोड का पावर फैक्टर हम लोग क्या ले रहे हैं? यहां पर लैगिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लैगिंग ले रहे हैं। तो अगर लोड का पावर फैक्टर लैगिंग है तो लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? बताओ। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? क्या करता है? हाँ, करंट लैग करता है वोल्टेज से, तब पावर फैक्टर को क्या कहेंगे? लैगिंग। तो लोड का पावर फैक्टर लैगिंग, यानी जो लोड में करंट है लोड के वोल्टेज से क्या हो रहा है? लैग कर रहा है। लोड में कितना करंट है? लोड का वोल्टेज कितना है? VR। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ऐसा लिख सकते हो कि एट लैगिंग पावर फैक्टर, एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड करंट IR lag by the load voltage, lag by the load voltage VR।
बाई एन एंगल फाई। आई आर जो है वो वी आर से क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मान लें यहां पर देखो कि ये है हमारा वी आर, तो आई आर क्या होगा इससे, जैसे ए वी आर है, मान लो 0 डिग्री के एंगल पर है, कितना डिग्री एंगल पर है, 0 डिग्री के एंगल पर है, तो जो आई आर होगा वो क्या होगा, लैग करेगा। कितना एंगल से लैग करेगा, कुछ फाई एंगल से। कितना एंगल से, कुछ फाई एंगल से लैग करना ना। एंगल क्लॉकवाइज दिखाओगे तो लैगिंग होगा। एंगल का मुंह किधर है, आई आर के तरफ, तो आई आर लैग कर रहा है किससे, वी आर से। कितना एंगल से, फाई से। फाई को ही क्या कहते हैं हम लोग, हाँ पावर फैक्टर एंगल। बहुत बढ़िया, फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल। इस एंगल के साथ कॉस लगा दे तो क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, पावर फैक्टर। तो देखो फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है इसलिए ध्यान देना। ये सब लिखो बढ़िया से। बहुत समझदार लड़का हो। बताएंगे, अभी ये सब मत समझो। अपेरेंट पावर जो होता है ये होता है एक्टिव पावर प्लस जे इंटू रिएक्टिव पावर। फेजर सम होता है, ठीक है। क्या होता है, फेजर सम होता है। ये क्या होता है ये सब मैं तुम लोग को एक क्लास 2 क्लास लूंगा इस सब पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सब के बिना काम नहीं चलता है जिंदगी में। अपेरेंट पावर होता क्या है जानते हो, रियल पावर तो पी है। जैसे जैसे माँ बाबूजी क्या तुमसे उम्मीद करते हैं, माँ पापा, कि पवन 10 घंटे पढ़े। क्या उम्मीद करते हैं, 10 घंटे पढ़े। पवन बैठ भी रहा पढ़ने 10 घंटा, लेकिन उसमें से 2 घंटे मोबाइल देख रहा, 8 घंटे पढ़ाई कर रहा। तो माँ बाबूजी जो तुमसे उम्मीद किए हैं 10 घंटा पढ़ने की, वो हो गया पेरेंट पावर। और तुम पढ़ कितना रहे हो, 8 घंटा, वो हो गया रियल पावर पी। और जो 2 घंटे दुनिया को देखने में लग रहा है तुम पढ़ रहे हो, पर तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो हो गया इमेजिनरी पढ़ाई। हो क्या हो गया, 2 घंटे तुम बैठे हो कॉपी किताब लेके, लेकिन तुम्हारा ध्यान मोबाइल पर है। दुनिया को लग रहा है तुम पढ़ रहे हो, पर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो वो वाला हो गया हमारा इमेजिनरी पावर, रिएक्टिव पावर। तो एक कोई भी सोर्स है, कोई भी क्या है, वोल्टेज सोर्स है। उस सोर्स से हम लोग जो उम्मीद करते हैं
कि हमें इतना पावर और सोर्स दे जो हमारी उम्मीद है, उसी उम्मीद को कहते हैं अपेरेंट पावर। लेकिन उतना कोई भी सोर्स पावर देता नहीं है जितना हमारी उम्मीद होती है। तो सोर्स जो देता है, सोर्स जो एक्चुअल में देता है, वो हो गया रियल पावर। हमारी उम्मीद से जितना कम दिया वो हो गया रिएक्टिव पावर और इमेजिनरी पावर। बात समझ में आया? चलो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही बता ही दे रहे हैं, ठीक है मन साई। जैसे एक तुम्हारे पास ऐसे सोर्स है 50 वोल्ट का आरएमएस, ये 50 वोल्ट का कोई सोर्स है, इसमें कितना करंट है 10 एम्पियर। ऐसी सोर्स है, ये आरएमएस करंट है, आरएमएस वोल्टेज है। क्या उम्मीद करोगे सोर्स कितना पावर दे? 50 × 10 500 वाट। कितना कोशिश करोगे कि 500 वाट पावर दे, लेकिन पावर 500 वाट नहीं देगा। 500 वोल्ट एम्पियर तुम कोशिश करोगे कि 50 × 10 500 वोल्ट एम्पियर पावर दे। ये जो उम्मीद कर रहे हैं हो गया अपेरेंट पावर, लेकिन ये देगा उतना नहीं, उससे कम देगा। ये दिया कितना 400 वाट, तो ये हो गया रियल पावर। जो हमारी उम्मीद से कम रह गया उसी को क्या कहेंगे हम लोग? रिएक्टिव पावर, इमेजिनरी पावर। तो जैसे मान लो कि कहीं मान लो तुम गए बियर बार में, कहां पर गए? बियर बार में गए, दोस्तों के साथ गए और आपने बियर ऑर्डर दिया। बियर पिए हो कभी? पिए हो, ठीक है, नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बियर बिना कोई बुराई नहीं है, हमारे समाज में बुराई बना दिया गया है। खाने के समय एक बियर अगर आदमी पिए तो दूध से ज्यादा बढ़िया, सही कह रहे हैं, वो दूध से ज्यादा बढ़िया है। लेकिन हम लोग के समाज में क्या है, उसको दारू बना दिया गया। अरे बाप रे, दारू पी रहा है, बियर पीने के मतलब कि दारू पी रहा है। ऐसा सही नहीं है, ठीक है। देख रहे हो, अब बियर पूछ रहे थे तुम शर्मा रहे थे। तो जैसे देखो बियर के ग्लास में क्या होता है, बियर तो इतना ही है, इतना क्या है, बियर है, लेकिन इसके बियर के ऊपर क्या होता है, झाग होता है ना, ये झाग है। अब बियर आया आपके पास, आप सोचते हो कि इतना बियर है, आप क्या सोचे कि बियर इतना है, बियर इतना है, ठीक है। तो जो आपको भ्रम हुआ कि बियर इतना है, यही भ्रम है अपेरेंट पावर। क्या है? अपेरेंट पावर। लेकिन बियर एक्चुअल में कितना है? इतना है। ये क्या हो गया? रियल पावर और ट्रू पावर, ठीक है। थोड़ा देर के बाद आप बैठे हैं, थोड़ा देर के बाद झाग खत्म हो गया, आप क्या बोलोगे अपने दोस्तों से? अरे यार मेरा बियर का ग्लास तो भरा हुआ था, तुम पी गया। वो एक्चुअल में पिया नहीं है, वो बियर था ही नहीं, लेकिन हमें तो भ्रम हुआ। और हमें जब भ्रम हुआ तो उस भ्रम को दूर करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो माइंड में थॉट लाएंगे। हमारे पास, हमें भ्रम हुआ कि इतना बियर था, ठीक है। थोड़ा देर के बाद बियर बच के रह गया इतना, क्योंकि झाग तो खत्म हो गया कुछ देर के बाद। तो माइंड में थॉट आया कि कोई चुरा के पी गया, ठीक है। ये जो झाग है, इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर एक इमेजिनरी पावर है। क्या होता है इमेजिनरी पावर? जैसे भूत क्या होता है? इमेजिनरी चीज है कि नहीं है, कोई नहीं बता सकता। उसी तरह से रिएक्टिव पावर है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये किसी को पता नहीं है। बस हमारे पास एक इमेजिनेशन है रिएक्टिव पावर नाम का। हमारे पास क्या है? इमेजिनेशन है रिएक्टिव पावर नाम का, कि रिएक्टिव पावर शायद कुछ होता होगा। क्योंकि जैसे इमेजिनेशन में बियर था कि नहीं था ना, ये इमेजिनेशन था कि इतना बियर है ये पूरा, लेकिन बियर एक्चुअल में तो इतना ही है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर, रियल में कोई ऐसा पावर एग्जिस्ट करता ही नहीं, दुनिया में होता ही नहीं। वो केवल क्या है? एक इमेजिनेशन है। और जब इमेजिनेशन है, जैसे हम लोग भूत को सोच लेते हैं कि दुनिया में भूत है, तो जब भूत है तो भूत को हटाने के लिए देखते हो बहुत सारी चीजें भी होती हैं भाई, पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो, तब भूत भागेगा। उसी तरह से रिएक्टिव पावर सोच लिया कि है, तो जब है सोच लिए
तो उसके लिए कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना पड़ेगा ना कि भाई जब रिएक्टिव पावर है तो क्या कर रहा होगा, तो भाई एक कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। होता क्या है, मान ली ट्रू पावर, रियल पावर। समझ में आया? यहां से बहुत सारी कॉन्सेप्ट बनती है, यहां से बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनता है। ये तुम लोगों का, चलो ना एक क्लास खत्म कर लो, तुम लोगों को बैठा के पढ़ा देंगे। आज 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 इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे तुम लोग, ठीक है? यहाँ पर क्या है, एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड करंट आई आर लैग बाय द लोड वोल्टेज वी आर बाय एन एंगल फाइव। लोड वोल्टेज वी आर से लोड करंट आई आर क्या होगा, कुछ एंगल फाइव से हमारा लैग करेगा, तब कहेंगे कि पावर फैक्टर लोड का कैसा है, लैगिंग है। ठीक है, अब हमारे पास ए वाला इक्वेशन है, देखो ए वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन से फेजर डायग्राम बनाना है। बना दोगे क्या? बना के दिखाओ तो फेजर डायग्राम। इक्वेशन हमारे पास यही वाला है, देखो हमारे पास इक्वेशन यही बना है। वी एस इजकल टू कितना है, यहां पर देखो मैं जगह खाली छोड़ना चाहता हूँ। वी एस इजकल टू है वी आर प्लस आई आर इंटू आर प्लस जे एक्स। इसको कितना लिखोगे, जहां पर जे लगा है ना, अभी से समझ के चलो कि वो इमेजिनरी है। आप क्या बोले थे कि सर जो एक्स है ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, एक्चुअल में रेसिस्टेंस नहीं है, वो इमेजिनरी रेसिस्टेंस है। क्या है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसीलिए इसके पहले क्या लगा दिए, जी। हमारी इमेजिनेशन को देखो, ध्यान दो, ये मैथमेटिक्स कितना ब्यूटीफुल चीज है। ये मैथ जो है ना, इससे खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हमारी इमेजिनेशन को भी एक इक्वेशन बना देता है कि नहीं बना देता है? जिन दुनिया में जितनी भी इमेजिनरी चीजें हैं जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उनको भी एक मैथमेटिकल रूप दे देता है मैथमेटिक्स। नहीं, इंडक्टर को रेसिस्टर बना दिया, कौन? मैथमेटिक्स। तो ये बात है। तो यहां पर देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वी एस इजकल टू वी आर प्लस आई आर इंटू आर प्लस जे आई आर इंटू एक्स। यही आएगा ना? बनाओ तो फेजर डायग्राम जरा देखें कैसे बनाते हो आप लोग। बनाने आता है कि नहीं आप लोगों को? एक बार गलत ही बना के दिखाओ। देखो उधर मत देखो, कहीं भी फेजर डायग्राम बड़ी आसानी से बना लोगे आप लोग। सिंपली क्या करो, देखो यहां पर इतना सारा टर्म है ना, वी एस है, वी आर है, आई आर है। वोल्टेज और करंट देख लो, दो वोल्टेज है वी एस और वी आर, और एक करंट है आई आर। किसी एक को रेफरेंस मान लो, किसी एक को क्या मान लो, रेफरेंस मान लो। जैसे हम वी आर को क्या मान लें कि वी आर हमारा रेफरेंस है। वी आर क्या है हमारा वी आर है रेफरेंस। ए है देखो वी आर, ए वी आर हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब क्या, 0 डिग्री के एंगल पर है। ए है वी आर रेफरेंस। अब लैगिंग पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर देखो हमेशा, तो लैगिंग पावर फैक्टर है तो जो आई आर होगा वो वी आर से क्या करेगा, कुछ एंगल से लैग करेगा। तो ए वाला क्या है हमारा, आई आर है। क्या है, आई आर है। अब यहां पर देखो वी आर में क्या ऐड करना है, आई आर इंटू आर, आई आर इंटू आर। ये रेसिस्टिव ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना लिखोगे, आई आर। तो आई आर इंटू आर क्या है, रेसिस्टिव ड्रॉप है। क्या है,
रेसिस्टिव ड्रॉप। रेसिस्टिव ड्रॉप हमेशा अपने करंट का क्या होता है, डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये बात पता है? देखो, जैसे एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस, इसमें करंट आई और वोल्टेज कितना है यहाँ पर, भी। तो V इजकल टू कितना लिखोगे, आई आर। तो अगर इस डायरेक्शन में मान लो I है, तो V भी किस डायरेक्शन में होगा, I के डायरेक्शन में। यानी रेसिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो करंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो IR इस डायरेक्शन में है, तो IR इंटू आर इसी के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, IR इंटू आर करंट के डायरेक्शन में आएगा। तो ए वाला आ गया हमारा, क्या हुआ है मिला, IR इंटू आर किसके डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में। ए वाला एंगल फाई है, तो यहां से ए वाला एंगल भी क्या कहोगे आप, ए वाला एंगल भी कितना मिलेगा हमें, फाई ही मिलेगा। ए वाला एंगल भी क्या मिलेगा, फाई, क्योंकि आई आर इंटू आर किसके डायरेक्शन में है, आई आर के डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करना हम लोग को, फाइनली आई आर इंटू एक्स ऐड करना है। अब ये जो आई आर इंटू एक्स है, ये क्या है, इंडक्टिव ड्रॉप है। जैसे देखो, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स, करंट कितना है आई, वोल्टेज यहां पर भी कितना लिखोगे, आई एक्स। ठीक है, तो ये जो इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है भी, अगर एक करंट आई है तो इससे 90 डिग्री एंगल से क्या होगा, लीड करेगा। तो इंडक्टिव ड्रॉप जो होता है वो करंट से कितना डिग्री एंगल पर होता है, 90 डिग्री एंगल लीडिंग। तो यहां पर देखो, अगर मैं आई आर को थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, आई आर को इधर तक लाया जाए, ठीक है, तो आई आर इंटू एक्स किधर आएगा, इस आई आर से 90 डिग्री के एंगल पर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आई आर को थोड़ा ऐसे बढ़ा दिए, देखो कितना डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो आई आर इंटू एक्स करंट से कितना डिग्री एंगल पर लग रहा है, 90 डिग्री। बात समझ में आया? इस तरह से देखते हैं, करंट इधर है तो आई आर इंटू एक्स करंट से कितना डिग्री एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, बात सही है। तो यहां पर देखो वी आर में क्या ऐड हो गया, आई आर इंटू आर, और क्या ऐड हो गया यहाँ पर, आई आर इंटू एक्स। तो पूरा रिजल्टेंट किसके इक्वल मिलेगा, वी एस के इक्वल। पूरा रिजल्टेंट किसके इक्वल, वी एस के इक्वल। इसको दिखाने, इसको नहीं दिखाया जाता है, इसको बस समझने के लिए मैं बताया था। ये सब समझ में आता है, ये थोड़ा कम आता है पावर। ये सब मैं समझा दूंगा तुम लोगों को, ये सब तुम लोग को बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, पूरा एसी एनालिसिस, समझा। ये सब तो लिख लियो ना आप लोग, और जब सब कर देंगे, पहले सब साफ कर लेना ना हमको। क्या करें बोलो,
हाँ, ये फेजर डायग्राम से ही हम लोग निकालेंगे सब कुछ, ठीक है। तो देखो इसको हम 3 पार्ट में इस फेजर को डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट ए वाला है, एक पार्ट यहां से ए वाला है, और एक पार्ट ए वाला है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, लाइन ऐसे कैसे हो गया, ये वाला। हाँ, डिवाइड कर रहा है बस, नंबर ऑफ पार्ट में। अच्छा, ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल आएगा 90 माइनस 5। कितना आएगा, 90 माइनस 5। नहीं समझ में आया 90 माइनस 5? देखो अपने समझ के दिखाओ हमको, आप लोग लगाओ दिमाग कि 90 माइनस 5 कैसे है, दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। हेलो, करीमा से बात हो सकती है? करीमा से इनसे बात हो सकती है? तो नंबर नहीं समझ में आया, देख ध्यान दो, दिमाग से बताना। देखो यही वाला है आई आर इंटू आर, यही है ना, आई आर इंटू आर, ऐसा ही है। इसको अलग करके दिखा रहे हैं, आई आर इंटू आर। और ए क्या है, ए वाला क्या है, यहां पर इन दोनों के बीच में वाला एंगल कितना बनेगा, 90 आना चाहिए ना, क्योंकि आई आर इंटू आर किसके डायरेक्शन में है, आई आर के डायरेक्शन में, और आई आर से 90 डिग्री एंगल पर कौन है, आई आर इंटू एक्स, आई आर इंटू एक्स। तो क्या कहोगे कि ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ाओ, इस लाइन को आप थोड़ा बढ़ाओ, ऐसे बढ़ा दिए, तो यहां से ए वाला एंगल बताओ कितना आएगा, ए वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला ए वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, यही है ना, आई आर इंटू आर ही तो है। ये हमेशा हॉरिजेंटल से यानी 0 डिग्री से कितना एंगल पर होगा, ये हाई हॉरिजेंटल से हमेशा ये कितना एंगल पर होगा, 5, ठीक है।
और यहां से ए पूरा एंगल कितना होगा 180, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ऐड कर दो 90 प्लस 90 माइनस 5 प्लस 5, 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ज्योमेट्री समझ गए। ज्योमेट्री मेरा भी उतना अच्छा नहीं है, आज तक भी नहीं। हम ज्योमेट्री में बहुत कमजोर थे, इसलिए हम सिविल इंजीनियरिंग नहीं लिए थे, समझ गए। नहीं तो हम ब्रांच सिविल लेने के लिए सोचे थे पहले, ज्योमेट्री में हमको मजा नहीं आता था इसलिए सिविल नहीं लिए थे। खैर इलेक्ट्रिकल में हम लोग का ज्योमेट्री ज्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं पर जरूरत पड़ जाता है। की 3 पर भी चलेगी ना, क्योंकि बीएमसी आपकी 3.5 पे है, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्शन लेने आता है, प्रोजेक्शन लेने आता है, देखो बता रहे हैं, लिखो पहले। प्रोजेक्शन, वेक्टर का प्रोजेक्शन पढ़े हो आप लोग, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। सब कुछ यूज हो जाता है, जितना पढ़े हो ना जिंदगी भर में, सब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम में सब यूज हो जाता है सबका प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। जैसे एक वेक्टर है ए, क्या है एक वेक्टर ए, और एक वेक्टर है बी, इसके बीच में ये वाला एंगल है थीटा। अब कोई पूछे कि बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए कितना, तो जिधर से एंगल बन रहा उधर प्रोजेक्शन के लिए वेक्टर के साथ कॉस लगा दो, क्या लगा दो, तो बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग कितना होगा बी कॉस थीटा, और बी का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में कितना होगा वाई एक्सिस पर कितना होगा, इधर से तो एंगल नहीं बना रहा, तो इधर क्या लिखोगे, जिधर से एंगल नहीं बन रहा उधर बी साइन थीटा, और जिधर एंगल बन रहा उधर प्रोजेक्शन के लिए क्या लगा देंगे कॉस। बस इतना याद रखना है, बी का प्रोजेक्शन इधर बी कॉस थीटा, और जिधर से एंगल नहीं बन रहा उधर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है, पढ़े होगे तुम लोग, पढ़े हो, इसका डेरिवेशन होता मैं डायरेक्ट बताया, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर देखो, ये कोई पॉइंट हम मान लेते हैं ए, यहां पर कोई पॉइंट है हमारे पास बी, यहां पर कोई पॉइंट है हमारे पास सी, और यहां पर कोई पॉइंट है हमारे पास डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए वाला डिस्टेंस ए बी कितना के इक्वल होगा, ए बी कितना के इक्वल लिखोगे आप, ए वाला डिस्टेंस ए बी, ए वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा ए बी कितना के इक्वल दिख रहा है, वी आर के इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए बी कितना के इक्वल दिख रहा है वी आर के इक्वल। अब बताओ ए बी सी, यहां पर बी है और यहां पर क्या है सी, तो बी सी डिस्टेंस कितना होगा, बी सी कितना होगा आई आर इंटू आर है इधर, इसका प्रोजेक्शन ले लो हॉरिजेंटल, एंगल बना रहा है ना, कितना एंगल बना रहा है, तो इसके साथ ऐसे ले लेंगे तो ये वाला बीसी डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला, ये हाथ उधर टेढ़ा दिख रहा है, ये वाला पूरा कितना दिखेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा आई आर इंटू आर, इसका प्रोजेक्शन ले लो हॉरिजेंटल इधर की तरफ कितना cos फाइव, ए वाला डिस्टेंस कितना होगा सी डी बीसी है आई आर इंटू आर कॉस फाइव, और सी डी कितना के इक्वल आएगा आई आर इंटू एक्स का हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन लो, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऐसे कितना एंगल है
90 माइनस 5, तो cos 90 माइनस 5 लिखेंगे ना, तो कितना आ जाएगा पवन? ये वाला कितना आएगा? आई आर इंटू एक्स cos 90 माइनस 5, यानी कितना के इक्वल? आई आर इंटू एक्स साइन 5। तो सी डी कितना के इक्वल आएगा? आई आर इंटू एक्स इंटू साइन 5। देखो ये यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रांसफार्मर में भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये वी एस और वी आर के बीच का एंगल डेल्टा होगा, तो ये कोई पूछे कि पूरा डिस्टेंस बताइए कितना आएगा, पूरा डिस्टेंस बताइए, ए से लेकर डी तक पूरा डिस्टेंस कितना आएगा? ए से लेकर डी तक, ए पूरा डिस्टेंस बताओ कितना आएगा? ये पूरा डिस्टेंस वीएस का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो वीएस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? वीएस एंगल कितना बना रहा है? डेल्टा, तो कितना होगा पूरा डिस्टेंस? ए बी कितना, ए डी कितना के इक्वल आएगा? वीएस कॉस एंगल जो बना रहा है ना, प्रोजेक्शन देखो कि प्रोजेक्शन जिधर ले रहे हैं क्या उधर ही एंगल बन रहा है, तो कॉस लगा दो, कितना आ जाएगा? वीएस कॉस डेल्टा, यही आएगा ना, वीएस कॉस डेल्टा। तो यहां से अगर हमें लिखना हो ए डी, तो ए डी कितना के इक्वल लिखोगे आप? ए बी प्लस ए डी कितना के इक्वल है? वीएस कॉस डेल्टा। ए बी कितना है? वी आर। बी सी कितना है? आई आर इंटू आर इंटू कॉस 5, और सी डी कितना है? आई आर इंटू एक्स साइन। इतना आया हमारे लिए, हमारे पास वी एस कॉस डेल्टा। इसको लिखो आप लोग। आपको इन्फॉर्म करना था कि हमारे गेट और स्टार्ट होने वाला है। सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर के लिए भी और पावर सिस्टम। ट्रांसफार्मर में भी सेम चीज होगा, सेम सर्किट डायग्राम देखना ना, जैसा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का है वैसा ही ट्रांसफार्मर का भी हम लोग बना देंगे। हाँ, लास्ट में वही बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इक्विवेलेंट सर्किट को इधर उधर करके हम लोग वैसा ही बना देंगे। से बात कर रही हूँ, आपका नेम गौरव बैच। मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि हमारे गेट और मंडे से, तो आप इंटरेस्टेड हो? ठीक है, हो गया। तो देखो यहाँ वीएस कॉस डेल्टा इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू आर कॉस 5 प्लस आई आर इंटू एक्स साइन 5। इतना मिला हमारा। अगर हम लोग डेल्टा का वैल्यू बहुत स्मॉल रखें, अगर डेल्टा बहुत स्मॉल हो जाए, वेरी स्मॉल, स्टेबिलिटी पर्पज से हम लोग डेल्टा स्मॉल ही रखते हैं, वीएस और वीआर के बीच का एंगल, ठीक है। जब डेल्टा वेरी स्मॉल होगा तो कॉस डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा नियरली? डेल्टा वेरी स्मॉल का मतलब 0 के आसपास,
तो cos 0 का वैल्यू लगभग कितना 1, तो cos डेल्टा नियरली कितना के इक्वल लिखोगे आप 1, तो cos डेल्टा 1 रख दो यहाँ पर और VR को इधर ले आ दो, तो VS माइनस VR कितना के इक्वल आया IR इंटू आर cos फाइव प्लस IR इंटू x sin फाइव। अब यहां पर आप डिवाइड कर दो दोनों साइड VR, इधर भी VR और इधर भी VR, तो देखो यही वाला वोल्टेज रेगुलेशन आया था ना शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आया था पवन तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिल जाएगा हम लोगों को IR इंटू आर बाई VR cos फाइव प्लस IR इंटू एक्स बाई VR, यहां पर क्या आएगा हमारा साइन फाइव। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर। कहां पर लैगिंग पावर फैक्टर, ये वाला वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग को मिलेगा लैगिंग पावर फैक्टर पर। इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे लिख लो, अगर हम लोग IR बाई VR को मान ले लें तो वोल्टेज रेगुलेशन R cos फाइव प्लस x sin फाइव, इतना वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग को मिलेगा एट लैगिंग पावर फैक्टर। जी मैम बोलिए। ठीक ठीक ठीक, तो ये रहा वोल्टेज रेगुलेशन कहां पर लैगिंग पावर फैक्टर पर। इसी तरह से लीडिंग पर भी देखेंगे और बहुत सारा कंडीशन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलो छोड़ देते, क्या करोगे अभी तुम लोग।